Online students audible? Good afternoon. See news. Online students, am I audible to you? Please write yes or no. ठीक है जी, थैंक यू. आपका बैच अभी शुरू हुआ है? अभी ओरिएंटेशन देनी है पहले तो मुझे. उससे पहले आई प्रिज्यूम आप लोगों का लॉ खत्म हो गया. हाउ मेनी ऑफ यू आर स्टिल परसुइंग? एनीवन हु इज परसुइंग लॉ? लास्ट ईयर? फोर्थ ईयर? रेस्ट ऑफ यू हैव कंप्लीटेड? ठीक है जी. एक तो मुझे ये बता दीजिएगा अगर लैंग्वेज इशू आए, ठीक है, कोई भी चीज का इशू हो तो आप मुझे यहीं पे बता दीजिएगा. आपने जिनका लॉ हो चुका है, क्या कोई भी अटेम्प्ट दिया है यहाँ पे आने से पहले एग्जाम्स का? नहीं. आप लोगों ने? जी. सॉरी, लास्ट वन हरियाणा. ठीक है. तो आप लोग जो फोकस कर रहे हैं वो हरियाणा, पंजाब. पंजाब ऑलमोस्ट होम स्टेट्स पे आप फोकस कर रहे हैं. ठीक है जी. सबसे पहले आपको स्टेजेस तो पता होंगी रिगार्डिंग योर एग्जाम. फर्स्ट इज योर प्रीलिमिनरी. इसमें दो तीन चीजें आपने समझनी है, बाकी आपको सब इसमें पता है. देन इज योर मेंस एंड देन इज योर इंटरव्यू. इन तीन स्टेजेस में जो आपकी तीनों स्टेजेस की प्रेपरेशन है वो हमेशा इकट्ठे चलेगा. आप अगर ये सोचेंगे कि मेरे पास अभी आज जैसे डिक्लेयर हुई है नोटिफिकेशन और आज के ही पास से मेरे पास टाइम है से 2 मंथ्स का, तो इन 2 मंथ्स में पहले मैं पीटी कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, एंड देन उसके बाद आपको 45 डेज अप्रोक्सीमेटली मिलते हैं मेंस के लिए. और आप उस 45 डेज में अप्रोक्सीमेटली 1.5 मंथ आपको मिलेगा मेंस की तैयारी करने के लिए. तो आप ये सोचो कि मेंस उसमें से कर लोगे, नॉट पॉसिबल अनलेस एंड अनटिल आपने पहले, आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, आपकी मेमोराइज करने की स्पीड बहुत अच्छी है एंड राइटिंग में स्पीड है आपकी, देन आप कर सकते हो. वी आर नॉट सेइंग कि कर ही नहीं सकते, कर सकते हो, लेकिन एवरीथिंग हैज टू बी चेक्ड. देन इज योर इंटरव्यू. इंटरव्यू में अगर आपके मेंस के मार्क्स अच्छे नहीं हुए तो इंटरव्यू को क्लियर करना उस पर्टिकुलर जॉब के लिए उस साल में डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए. तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आपने इसमें तो सिर्फ अपना एग्जाम क्रैक करना है. क्रैक करने का मतलब ताकि आपको यहाँ पे मेंस के लिए सिर्फ ऑप्शन मिल सके दैट यू कैन राइट योर पेपर. इससे ज्यादा पीटी में आपने टॉप नहीं करना. हाँ, टॉप कर जाते दैट्स अ सेपरेट इशू, वेल एंड गुड. इफ नॉट, यू शुड नॉट प्रिपेयर इन सच अ मैनर that you have to top in PT always and always flunk in mains. No, you have to clear all these 3 stages, then only your purpose of coming here and the purpose of joining will be fulfilled. अब इसके लिए आप जब पीटी में करोगे तो सपोज आप हरियाणा पंजाब के लिए आते हो, 500 मार्क्स का पेपर आता है, 125 क्वेश्चंस आते हैं. ये जो 125 क्वेश्चंस है ना, इसमें एक क्वेश्चन के आपको 4 नंबर मिल रहे हैं अगर करेक्ट है तो, और अगर वो करेक्ट नहीं है तो 4.20 और मे बी 4.25 आपके डिडक्ट हो रहे हैं. विच मीन्स यू कैन नॉट अफोर्ड टू गो इन फॉर द नेगेटिव मार्किंग जो बहुत ज्यादा है. अगर आप ये सोचो कि 125 में से आप 111 मे बी 101 ऐसे कुछ अटेम्प्ट करके आओगे और उसमें आप तुक्के लगा सकते हो फॉर ऑल दी स्टेट्स जहाँ नेगेटिव मार्किंग है, वहां पे ट्राई मत कीजिए. जहां नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लाइकवाइज एमपी, वहां पे आप ट्राई कर सकते हो. यू कैन अटेम्प्ट ऑल ऑफ द 150 क्वेश्चंस, नो प्रॉब्लम. बट वेयर देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग, प्लीज डू नॉट ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस इवन इफ इट इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि वहां पे आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कम. तो 125 में से इफ यू नो अप्रोक्सीमेटली 90 क्वेश्चंस, 90 में तो आप श्योर हो, एंड देन 10 क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको 50-50 लगेगा.
You can stretch up to 95 I'm saying, if you are very much sure in 90 questions. क्योंकि अगर 90 भी आप श्योर हो तो अप्रोक्सीमेटली आपके चांसेस बन जाएंगे 360 के आसपास आने के. And 360 is a good score out of 500 because normally 350 and above score आपका होना चाहिए. अगर above score है तो आप मेंस की तैयारी कर सकते हो. अगर 350 से नीचे है आपका स्कोर तो मेंस में चांसेस नहीं है कि आप मेंस लिखोगे. तो आपको जो तैयारी करनी है वो इन 3 स्टेजेस को इकट्ठे मिला के करनी है, जिसमें यहाँ पे कोई भी टीचर जो आपको पढ़ाएगा आपको अपने स्पेसिफिक अलग अलग नोट्स बनाने हैं हर एक सब्जेक्ट के. हैज टू बी इन सेपरेट नोटबुक्स. अगर आप ये कहो कि एक रफ लगा लेंगे पहली बार और दूसरी बार उसमें करोगे, आपको टाइम नहीं मिलेगा. क्योंकि स्टार्टिंग में हो सकता है आपको 3 सब्जेक्ट्स हों, धीरे धीरे आप जितने ज्यादा सब्जेक्ट्स एज पर योर अवेलेबिलिटी एंड टाइम आप लगा सकते हो, आप उतनी जल्दी अपनी कोचिंग खत्म करके जा सकते हो. टाइम पीरियड 1.5 ईयर लग जाता है, बट अगर आप लोग चाहो तो उसको जल्दी भी खत्म कर सकते हो. जो जो स्लॉट्स में हमारे सबके सब्जेक्ट्स चलते हैं, अगर उस टाइम पे आप फ्री हो, आप आके विद द परमिशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं. सो दैट द मोर सूनर यू आर एबल टू कंप्लीट योर सब्जेक्ट्स, देन आपको रिविजन टाइम मिलेगा. और रिविजन टाइम अगर आप नहीं निकालोगे फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, इवन दो वी आर गिविंग यू एन ओरिएंटेशन, तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा. अगर रिवाइज नहीं करोगे, इंट्रोस्पेक्शन नहीं करो. इंट्रोस्पेक्शन यू अंडरस्टैंड? इंट्रोस्पेक्शन इज व्हाट? नहीं आता तो आप मुझे आराम से बता सकते हैं. डोंट फील शाय हियर. आप यहाँ पे लॉ भी सीखने आए हैं. आई नो द लॉ कॉलेजेस, कोई दिक्कत नहीं है. कोविड के टाइम पे भी लॉ हुई होगी बहुत लोगों की, तो वो सब समझ में आता है. अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप वो पूछ सकते हैं. फील फ्री हियर टू आस्क एनी इररेलेवेंट डाउट ऑल्सो. जहाँ पे ज्यादा इररेलेवेंट हो जाएगा वहां हम आपको बता देंगे, बट जहां तक नहीं वहां पे आप पूछ सकते हैं. इंट्रोस्पेक्शन का मतलब जैसे आप रिविजन करते हो ना एग्जाम टाइम में, और आई थिंक रिविजन कैसे करते हो आप? अकेले आइसोलेट होके रूम में एंड देन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग ऑन योर ओन इन योर माइंड, या तो बोल बोल के पढ़ते हो या आप अंदर ही अंदर मन में रिवाइज करते हो. दिस इज इंट्रोस्पेक्शन. जब तक आप बच्चे इसको रिवाइज करके कंप्लीट नहीं करोगे अपना सिलेबस, आप लोगों के एग्जाम में चांसेस कम हो जाएंगे. कंपटीशन आप लोगों के बीच में नहीं है, कंपटीशन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके बीच में है. और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 1-2 साल हो चुका है कोचिंग कंप्लीट किए हुए, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको 3-4 साल भी हो गए. कुछ आपकी तरह फ्रेशर्स भी होंगे. ठीक है, तो उसके लिए आपको फोकस करना है अपनी स्टडीज के ऊपर, कि टू डे बेसिस पे आपको रूटीन बनाना है अपना, कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है इतने टाइम पीरियड के लिए आफ्टर द क्लासेस. वी विल नॉट डिनाई कि आप चंडीगढ़ आए हो, अगर मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम आउटसाइड चंडीगढ़, है ना, तो चंडीगढ़ आए हो तो चंडीगढ़ एक्सप्लोर करो, नो हार्म इन दैट. एक्सप्लोर करो, फ्रेंड्स के साथ घूमो, बट आफ्टर गिविंग टाइम टू योर स्टडीज. जैसे ही स्टडीज को टाइम दे दोगे उसके बाद आप जहां मर्जी जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी. प्लस जो भी टीचर आपको यहाँ पे पढ़ाएगा, जनरली द टिल्ट इज आपको मेंस, इंटरव्यू और पीटी तीनों के हिसाब से हम ट्रेन करते हैं. ठीक है, मेरी हैबिट ये है कि मैं नोट्स बहुत ज्यादा देती हूँ. द रीजन इज सारे प्रोसीजरल मेजर लॉज हम लोग ही कुछ टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं. तो अगर सीपीसी, सीआरपीसी और आईपीसी एविडेंस पढ़ाना है मुझे, तो ऑफकोर्स मुझे उसके लिए नोट्स बहुत लिखवाने पड़ेंगे. बट एक चीज हम लोग एश्योर करते हैं, स्पेशली फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, कि आप लोगों को यहाँ से फिर नोट्स की दिक्कत नहीं आती. whenever you'll write certain notes on your own in your own handwriting with all the cases, likewise 2022 के केसेस, 2023 के लेटेस्ट केसेस, जितने भी आएंगे, जो भी लैंडमार्क केसेस बनेंगे आपके विद लेटेस्ट, वो हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे, लिखवाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे एक पूरा वो अपना फ्रेम ऑफ माइंड बना लेना कि स्पेशली इन माई क्लासेस देयर विल बी lot of dictation, lot of understanding, because we are having the procedural laws. And if I have to take up the procedural law, मान के चलना 5 महीने 6 महीने सीआरपीसी सीपीसी को कहीं नहीं गए, इतना टाइम लगता है इस सब्जेक्ट को खत्म करने में. ठीक है जी. दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो टेक्स अराउंड 5 months. एंड दूसरे सब्जेक्ट्स जो हैं कुछ छोटे हैं, माइनर हैं, जो इजीली जल्दी हो जाते हैं, विद इन अ मंथ भी हो जाते हैं, विद इन 2 months भी हो जाते हैं. कुछ मेजर सब्जेक्ट्स हैं आपके जो कम से कम 4 से 6 महीने के बीच का टाइम लेते हैं आपको, जो अप्रोक्सीमेटली कंसर्न्ड टीचर्स आपके खत्म कराएंगे. ठीक है, अब ये 3 स्टेजेस आपको इकट्ठी पढ़ाई जाएंगी. कुछ जगहों पे डिक्टेशन में भी मैं बताती हूँ, टीचर्स बताते हैं, और भी आपको ये इंटरव्यू के लिए ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप वहाँ पे लिखो अपने डिफरेंट पेन से, मे बी इन अ नोट, एनी मैनर इन विच यू एवर यू वांट टू राइट. इंटरव्यू, मेंस और प्रिलिमिनरी.
जब मेंस आएगा ना, आपको मेंस में भी दो तरीके से प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। एक होते हैं आपके थ्योरी वाले क्वेश्चंस, एक होते हैं आपके प्रेपोजिशन वाले क्वेश्चंस। थ्योरी वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं, जिसमें आपको जैसे लॉ के टाइम पे लिखना आ जाता था सीआरपीसी में, इन एवरी अरेस्ट देयर इज अ कस्टडी बट नॉट वाइस वर्सा, कमेंट, राइट। आप तब लिखते थे शीट्स भरनी है क्योंकि मार्क्स लेने थे। अब यहाँ पे शीट्स नहीं भरनी है, यहाँ पे जितने मार्क्स बोले हैं, सपोज 10 मार्क्स का पेपर का वो क्वेश्चन है, तो आपको सिर्फ एक सिंगल शीट ऑफ वन साइड और मे बी दो, जो एक लीफ है उसका 1.5 उतना लिखना है। ज्यादा आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है, क्वांटिटी आपके जुडिशरी के एग्जाम्स में मैटर नहीं करेगी। ठीक है, प्लस यू हैव टू बी वेल वर्स्ड विद योर इंग्लिश एज वेल एज द लैंग्वेज दैट यू आर फोकसिंग अपॉन। हरियाणा में हिंदी, पंजाब में पंजाबी। डेली बेसिस पे आपको पंजाब और हिंदी के लिए एक न्यूज़पेपर लगाना है, और इंग्लिश को भी कहीं ना कहीं से आपको करना है। यहाँ पे क्लासेस हैं आपकी बाकायदा। इसके अलावा इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश फॉर आंसर राइटिंग, क्योंकि मीडियम जो होगा आपके आंसर राइटिंग का वो इंग्लिश होगा, तो उसके लिए न्यूज़पेपर या जजमेंट राइटिंग हैबिट डाल लीजिएगा और जजमेंट रीडिंग की हैबिट डाल लीजिएगा। कम से कम महीने में एक बार एक जजमेंट, चाहे सिविल की लो चाहे क्रिमिनल की लो, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। कुछ जजमेंट्स हम आपको खुद दिया करेंगे पीडीएफ के फॉर्म में। उन जजमेंट्स का इफ यू आर कन्वीनियंट विद द रीडिंग पैटर्न की आप खुद पढ़ सकते हो मोबाइल में से, आप उसमें से पढ़े, नहीं तो फिर आप उसका प्रिंट आउट निकलवा के पढ़े। ठीक है, तो आपको इस तरीके से अपना मैनर ऑफ रूटीन सेट करना पड़ेगा, जिसमें मिनिमम टू मिनिमम स्टार्टिंग के टाइम पे, अपार्ट फ्रॉम योर क्लासेस, जो क्लासेस में टाइम जाएगा कम से कम आप 3 आवर्स और दे सकोगे एडिशनली जो अपनी क्लासेस के अलावा, सो दैट वो 3 घंटे आप अपना रिवाइज कर सको जो आज टीचर ने पढ़ाया है, उसके बाद कुछ कुछ उसमें फर्दर अपना देख सको, और आपको फालतू की बुक्स को ऐड करने की जरूरत नहीं है। वॉट एवर बेस बुक्स दैट यू आर हैविंग आर नॉट सपोज टू बी रेड हियर, क्योंकि आप उससे कंफ्यूज हो जाओगे। जितनी भी बुक्स हैं आपकी छोड़ दो अभी के लिए। जो सब्जेक्ट यहाँ पे जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, आप सिर्फ उस सब्जेक्ट को उतना ही पढ़ो। हाँ, कोई जजमेंट है, आप वो जजमेंट लेके जा सकते। ठीक है, उस जजमेंट को देखो। प्लस अभी से जिस स्टेट के लिए फोकस कर रहे हैं उसके 10 इयर्स के लिए आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बुक आती है। एक आती है आपकी यूनिवर्सल पब्लिकेशंस की, विनय कुमार गुप्ता। एक आती है आपकी सिंघाल पब्लिकेशंस की। ये सिंघल पब्लिकेशंस या सिंघाल पब्लिकेशंस जो हैं वो 10 इयर्स ले लेना, पंजाब और हरियाणा की। जब आप वो 10 इयर्स लोगे, आपको 10 साल के जो क्वेश्चंस मिलेंगे ना सिंघाल के ऊपर, ये जो सिंगल है इसकी पब्लिकेशन आएगी, सिंगल्स पब्लिकेशन। इसके जो 10 ईयर आपको मिलेंगे, आपने करना क्या है, मेजर मेजर सब्जेक्ट्स उठाने हैं सारे, बेरैक्स आपके पास सबके होने चाहिए। आपने देखा कि 10 साल में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो 375 आईपीसी पे आ रहा है, 302 आईपीसी पे आ रहा है, इसकी इलस्ट्रेशंस पे आ रहा है। मतलब 10 सालों में जो उनका पैटर्न है उसको स्टडी करने की कोशिश कीजिए, जो एग्जामिनर सेट करता है वो आपको खुद स्टडी करना पड़ेगा। हम तो यहाँ पे पढ़ाएंगे आपको कि ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इस तरीके से ऐसे पढ़ना है। इसके अलावा यू हैव टू स्टडी बेल पे, अरेस्ट पे सीआरपीसी के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। इन्वेस्टिगेशन एक ऐसा चैप्टर है, चैप्टर 12 सीआरपीसी का, जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके पीटी में, मेंस में आएंगे। बाइफरगेट कीजिए कि सबसे ज्यादा 167 पे पूछा, उसमें 162 पे पूछा, किस पे पूछा उसने क्वेश्चन, उस चीज को अंडरलाइन करिए अपने बेयर एक्ट में। सिर्फ पढ़ना नहीं है अभी, सिर्फ इतना एनालाइज करिए कि आपके 10 साल के पेपर में से ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो रेलेवेंट टॉपिक्स हैं, इसमें से तो आ ही रहा है हर बार पेपर, विच मीन्स मेंस के टाइम के पास आपके पास वो इंडेक्स में मार्क्ड होंगे कि ये प्रोविजंस तो छोड़ के नहीं जाने, और इसके अलावा वाले प्रोविजंस को एक बार गो थ्रू करना। फॉर पीटी ईच एंड एवरी सब्जेक्ट विद ईच एंड एवरी सेक्शन हैज टू बी रेड। ठीक है, पीटी में आप एस्केप नहीं कर सकते क्योंकि पीटी कहीं से भी आ सकता है आपको। प्लस अभी आपने देखा होगा ट्रेंड चेंज हो रहा है, आपके सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने ये बोला है कि इस टाइम पे अब इसके लिए क्या बोला आपके सीजीआई ने कि हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी खुद प्रिपेयर कर रहे हैं जिसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं बेस्ड ऑन जजमेंट्स। तो जो लोग जजमेंट्स नहीं पढ़ के जाएंगे तो जजमेंट्स के ऊपर भी अब आपको क्वेश्चंस आएंगे।
तो उसके लिए आप अगर लाइव लॉ कभी भी देखोगे, हम लोग जैसे पढ़ाएंगे तो उसमें सीरीज आती है, वो सीरीज जस्टिस वी राम कुमार बना रहे हैं, जिसके अंदर वो आपको एमसीक्यूज दे रहे हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं. Why we are providing and they are providing it? Because now the pattern will be changed at the time you will become eligible for your exams. तो जब भी जो एग्जाम आएगा, this is the right time that you have opted for, because आपकी most probably year end में हरियाणा, दिल्ली, एमपी ऐसी स्टेट्स दोबारा से निकल जाएंगी. पंजाब वी कैन नॉट से कि इसी साल आ जाएगा, पंजाब नेक्स्ट ईयर ही आएगा आपका, लेकिन आपका दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ये एमपी के चांसेस पूरे हैं कि इस साल के एंड में ये तीनों नोटिफिकेशंस आपकी आउट होंगी. एंड बोथ दीज 3 स्टेट्स आर गुड स्टेट्स टू बी एट. तो अब इसके बाद पीटी में आप अपने आप को बाइफरकेट करेंगे. सबसे पहला काम आज करेंगे, बिकॉज अभी आपका लाइट सेशन है. For these 4 days, you'll get the orientation, you'll get an idea how the teachers will be taking up and how the subjects will be going. After that, once you get into the subjects that we will be teaching you, फिर आप उस subjects के बेराट्स डेली बेसिस पे लाओगे, क्योंकि उसी बेराट्स में से हम आपको लैंग्वेज को इनकलकेट कराएंगे और वो लीगल लैंग्वेज को आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करनी है. ठीक है, तो ये आप अपने आप बाइफरकेट करेंगे प्री के हिसाब से कि कौन कौन से टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट. हम लोग सीक्वेंस वाइज हर एक सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे और सीक्वेंस में वैरी विद टीचर टू टीचर एंड विद सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट. देन कम्स योर मेंस. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मेंस के अंदर आपके 2 तरीके से क्वेश्चंस आते हैं. एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस व्हिच आर नोन एज थियोरेटिकल क्वेश्चंस. उन थियोरेटिकल क्वेश्चंस में आपका आंसर हैज टू बी इन सच अ मैनर कि आपको मार्क्स अच्छे मिले. इस पर हिंदू लॉ में हरियाणा में एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग 2005 अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर. जो 2005 अमेंडमेंट एक्ट हिंदू सक्सेशन एक्ट में आया है, वो किसके लिए आया है, क्या रीजन है, उसके ऊपर हमारी डिक्टेशन भी रहती है. हम लोग फुल फ्लेजेड उसके ऊपर डिस्कशन भी करते हैं. हाउ यू विल राइट इट, दैट एक्चुअली मैटर्स, क्योंकि एक सब्सटेंस, एक मैटर आपके सबके पास अवेलेबल है. आपको सेम मैटर नहीं रखना, क्योंकि फिर तो आप सब वैसे ही लिख के आओगे तो एग्जामिनर उस हिसाब से मार्क्स देगा. देन एनहांस योरसेल्फ कि कहाँ पे आप अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हो. और वो वोकैबुलरी इम्प्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका है लॉ वालों के लिए, रीड द जजमेंट्स एज मच एज यू कैन. इफ यू हैव सब्सक्राइब टू एनी लॉ, अगर आपके पास कोई बुक्स आती हैं, कोई लीगल बैकग्राउंड है, आपके पेरेंट्स के पास कोई बुक्स आती हैं, या लाइव लॉ की सब्सक्रिप्शन है, या कोई जर्नल की सब्सक्रिप्शन है, वी आर नॉट इन फेवर कि आप लाइव लॉ लो या कुछ, दैट इज योर चॉइस. लाइब्रेरी में जा सकते हो, लाइब्रेरी से एसेस ले सकते हो, तो कम से कम महीने में एक जजमेंट आप प्लीज पढ़ा करो. That is must for you. How the judges are writing the judgment, how they are framing the issues, क्योंकि issue framing आप लोगों के लिए मैंडेटरी है समझना अगर आपको जुडिशरी में मेंस क्रैक करना, एंड दैट टू विद अ रैंक. क्योंकि अगर मेंस में मार्क्स अच्छे नहीं हैं, इंटरव्यू में चांसेस फीबल हो जाएंगे, आपके वीक हो जाएंगे क्लियर करने के. अगर इंटरव्यू में मार्क्स अच्छे हैं, सॉरी मेंस में मार्क्स अच्छे हैं और इंटरव्यू में आप एक एवरेज की तरह भी परफॉर्म करते हो, तो भी आप जज बन जाओगे, क्लियर हो जाओगे. So these 2 things always matter with regard to your marks and preparation. For this, you just have to get the scoring marks जिससे आप mains लिख सको. You are not supposed to top in this, but yes, you are supposed to top in this. Why? Because of the interview clearance. अगर interview को clear करना है mains में, you should score very good marks, and for that you must inculcate law language. Law language क्या है? जब आप पढ़ोगे, जब हम आपको पढ़ाएंगे, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि लॉ लैंग्वेज कैसे इनकलकेट की जाती है. If you have any doubts with regard to these 3 stages, you can ask. Otherwise, I'll give you an overview of your CRPC and Constitution. Any problem in understanding this? जो आपको कुछ पूछना है कि मेंस, पीटी और इंटरव्यू में कुछ तैयारी का कुछ भी पूछना है. अब आ जाओ उसके बाद आपकी सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन. किसका कॉन्स्टिट्यूशन फेवरेट सब्जेक्ट है? Which means I have heard that because my PhD is in constitution, but I have seen people who do not have any interest in constitution. क्यों? क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आता है, उसके बाद भूल जाते हैं हम लोग.
है ना? रीजन इज कॉन्स्टिट्यूशन एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका कि अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 क्वेश्चंस आपके हर एक प्रिलिमिनरी एग्जाम में कॉन्स्टी में से आते हैं। बच्चों को एक टिल्ट बना रहता है कि कॉन्स्टी मेंस में नहीं आता, इसलिए कॉन्स्टी रेलेवेंट नहीं है। बट कॉन्स्टी में जो थ्योरी के क्वेश्चंस मैंने आपको बोले थे, जैसे अरेस्ट वाला क्वेश्चन बोला था, दैट इन एवरी अरेस्ट देयर इज अ कस्टडी बट नॉट वाइस वर्सा कमेंट, इसके अंदर अगर आर्टिकल 22 आर्टिकल 21 नहीं लिखा तो ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। तो दैट इज व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस आंसर राइटिंग ऑल्सो। अगर लिंक कर पाए आप कॉन्स्टिट्यूशन को तो डेफिनेटली आपका स्कोर दूसरों से ज्यादा अच्छा जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपके बहुत सारी ऐसी चीजें दी गई हैं जहां पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ओनली स्टैंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एक्सप्रेस प्रोविजंस, रादर इसमें कन्वेंशंस एंड कस्टम्स भी है, जैसे हमारा कोलिजियम सिस्टम है। इसके अंदर जुडिशियल प्रीसिडेंट्स भी है, हमारे जज मेड लॉज भी हैं, जैसे आपका बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन है, प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग की डॉक्ट्रिन है। तो ऐसे केसेस में हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ बनता है आपके जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पेसिफिकली हरियाणा पंजाब में इंटरव्यू में वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट्स ऑफ द एग्जामिनर इज कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बिकॉज सबकी लिंकेज इसी के साथ है आपका। इसको हम ग्रैंड नॉर्म भी कहते हैं। अब आपने जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा होगा, most boring monotonous subject and lengthiest subject because theories ही हैं, authors ही हैं, सब कुछ यही है ना? लगता था बोरिंग। ग्रैंड नॉर्म एक थ्योरी थी केल्सन की। केल्सन की प्योर थ्योरी ऑफ लॉ थी जिसको हम ग्रैंड नॉर्म कहते हैं। अब ये केल्सन साहब कहना क्या चाहते थे यहाँ? केल्सन कहता है कि ये आपका एक ट्रायंगल है ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल है इसके ये जो तीनों कॉर्नर हैं इसको मैं रिवॉल्व कर दूं तो यहां से भी ये ट्रायंगल बनेगा, इसको दोबारा से उल्टा कर दूं यहां से भी ट्रायंगल बनेगा। ये तीन वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस मींस कॉर्नर्स हैं एक ट्रायंगल के, जिसको तुम जैसे मर्जी घुमा लो, कोई एक चीज टॉप पे रहेगी, कोई दो चीजें ऐसी रहेगी। इसने बोला कि जो ग्रैंड नॉर्म है वो ये है, टॉप मोस्ट लॉ। टॉप मोस्ट लॉ हमारा कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये ग्रैंड नॉर्म है, मेन हमारा असेंस है हमारे लॉ का। जितने भी लॉज हैं, चाहे वो आपका आईपीसी है, चाहे वो आपका सीपीसी है, चाहे वो आपका सीआरपीसी है, एनी लॉ, वो सारे के सारे अपने लॉ के फोर्सेस एंड सोर्सेस डिराइव कहां से कर रहा है? ग्रैंड नॉर्म से डिराइव कर रहा है। तो कोई भी लॉ, जैसे आर्टिकल 13 में एक डिक्लेरेशन है that whenever a state will make any law, that law cannot be made inconsistent with the fundamental rights। लिखा हुआ है आर्टिकल 13 में क्लॉज 2 में। अब जब आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में हमने इस चीज को मेंशन ही कर दिया कि एनी स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स, व्हिच मींस एवरी स्टेट लेजिस्लेचर will make a law in consonance with the fundamental rights. What are fundamental rights? Inherent rights. Inherent rights और fundamental rights क्या है? One and the same thing. इनहेरेंट राइट का मतलब जो राइट आपके पास इनहेरेंटली बाय बर्थ है वो राइट को इनहेरेंट राइट बोलते हैं। जैसे दो एग्जांपल, एक, यू आर बीइंग बोर्न इन इंडिया एंड बीइंग बोर्न इन इंडिया यू आर कंसिडर्ड टू बी द सिटीजंस ऑफ इंडिया। Once you are citizens of India, you'll get the fundamental rights because majority of the rights are available to the citizens of India and to other. Apart from equality and others, सारे rights किसको available है? हम लोगों को। क्या कोई person who is an American national ये कह सकता है कि Constitution of India is applicable to me? Generally no, except Article 14, equality है तो सारी जगह पे। बट इसके अलावा मेजरली तो हमें राइट्स मिले हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन के। इन द सेम वे हम सब लोग मिताक्षरा को पार्सनली से गवर्न करते हैं हिंदू लॉ में। अगर कोई भी वर्ड समझ में ना आए प्लीज मुझसे पूछ लेना। आज सिर्फ एक नॉर्मल डिस्कशन है, एक हम एक ट्रेंड सेट कर रहे हैं यहाँ पे कि बेस बना रहे हैं आप लोगों का कि आपको समझ में आ सके कुछ। तो जो मिताक्षरा को पार्सनली है, हाँ जी, जो मिताक्षरा को पार्सनली है वो हम सबको गवर्न करती है बिकॉज जनरली वी आर फ्रॉम द नॉर्थ, साउथ से नहीं है, क्योंकि साउथ में होते तो दया भागा स्कूल गवर्न करता है। मिताक्षरा स्कूल में आप लोगों ने हिंदू लॉ पढ़ लिया होगा अपने लॉ में, है ना? हिंदू सक्सेशन एक्ट भी था,
हाँ, हिंदू सक्सेशन एक्ट में आपने राइट्स पढ़े होंगे, आज की लड़कियों को तो ज्यादा अच्छे से पता होगा, दैट डॉटर्स हैव आल्सो गॉट द सेम राइट्स एज दैट ऑफ सन। है वो राइट्स। अब a person, either a boy or a girl who's born in a mritakshara co-parsonary, क्या उसका राइट टू पार्टीशन इनहेरेंट राइट बन जाता है? द आंसर इज यस। क्योंकि अब लड़का और लड़की में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के दोनों राइट टू पार्टीशन क्लेम कर सकते हैं अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी दादा लाई प्रॉपर्टी, नॉट योर फादर्स सेपरेट प्रॉपर्टी, रादर दादा लाई प्रॉपर्टी। तो जनरेशन टू जनरेशन जो पास हो रही है आपके फादर को, आपके ग्रैंडफादर पे थी, उससे पहले आपके ग्रेट ग्रैंडफादर को थी, वो प्रॉपर्टी जब आपके पास आ रही है तो ऑटोमेटिकली वो क्या बन रहे हैं? आप जैसे ही उस फैमिली में बर्थ लेते हो, आप एक कोपार्सनरी एज ए यूनिट क्रिएट करते हो अपने फादर और ब्रदर के साथ और अपने ब्रदर्स और सिस्टर्स के साथ। द मोमेंट वो कोपार्सनरी में आप बॉर्न हो जाते हो, ऑटोमेटिक राइट आपका ओरिजिनेट हो जाता है कि आप भी चाहो तो पार्टीशन क्लेम कर सकते। Inherent right means these rights are there the moment you are born in that particular society or in that particular law. This is inherent right. यहाँ पे आपके जो ग्रैंड नॉर्म है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा लॉ है जो एक सोशल डॉक्यूमेंट है, जो एक लाइवली डॉक्यूमेंट है। सोशल और लाइवली डॉक्यूमेंट कैसे? क्योंकि ये सोसाइटी से ही एमिनेट हुआ है, सोसाइटी में से ही ओरिजिनेट हुआ है। हमारे ही जो फेलो पुराने टाइम के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में या ड्राफ्टिंग कमेटी के मेकर्स थे, वो हम जैसे इंसान ही थे ना जिन्होंने बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन मेड बाय दीज पीपल ओनली, दैट हैज नॉट बीन मेड बाय गॉड। भगवान ने नहीं क्रिएट किया है कॉन्स्टिट्यूशन को, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्लस दी अदर मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ने इसको क्रिएट किया है। जब इन्होंने क्रिएट किया है तो ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? सोसाइटी से। कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं? आपको इक्वलिटी में ट्रीट किया जाना चाहिए, आपकी प्राइवेसी के राइट्स होने चाहिए, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है लेकिन विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। तो ये सब हम सबके लिए है, किसी एक पर्सन के लिए स्पेसिफाइड नहीं। तो इसीलिए जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सब क्या हैं? दे आर नोन एज योर सोशल डॉक्यूमेंट। सोशल डॉक्यूमेंट मीन्स बिकॉज इट हैज emanated or originated within the or from the society. Why it is known as a lively document? You might have heard this phrase, law changes with the changing need of the society, है ना? What is it? Dynamism. It changes with the changing needs of the society, yes or no? Now, earlier, before Nirbhaya's case, 375 was that only when a person, the man, can commit rape by inserting the private organs. But now it is any kind of a substance also, even a rod. If that has been done, that will also amount to rape. Is it? After Nirbhaya's case, which means 2013 से पहले लॉ में रेप की डेफिनेशन कुछ और थी, 2013 के बाद रेप की डेफिनेशन कुछ और है, which means law keeps on changing, it keeps on evolving. जैसे जैसे इवॉल्व होता रहेगा वैसे वैसे डायनेमिज्म आपकी सोसाइटी में ज्यादा आता रहेगा। रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट्स, रिगार्डिंग योर मोबाइल्स या ये स्क्रीन्स, जब तक पैंडेमिक नहीं था बच्चे, क्या वर्चुअल क्लासेस थी? ऑनलाइन क्लासेस थी? इतनी ज्यादा नहीं थी ना, बहुत कम लेवल पे ऑनलाइन क्लासेस थी। अब आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों असेस है। पहले के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। व्हाट इज इट? टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स that has been developed, IT return, due to which there are other crimes also associated with your information technology that is happening, cyber hacking, cyber crime, stalking, everything is happening here. Why? With the passage of time change हो रहा है लॉ, तो लॉ आपकी करंट नीड्स की सोसाइटी की मीट भी तो कर रहा है। दैट इज वाई कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल अदर लॉ is a lively document. Lively document means it is still dynamic, it will change with the changing needs. Likewise, right to privacy. In 1962, there was one case that came into power which said that right to privacy is not our fundamental right, not our fundamental right. Then in 2017, by Justice K.S. Puttaswamy's judgment, they said that right to privacy is our fundamental right. 1950 में लॉ आया, 2017 में जाके हम कहते हैं राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है। और 1950 से लेके कितने टाइम तक हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली 67 इयर्स तक राइट टू प्राइवेसी के ऊपर डिस्प्यूट था कि ये फंडामेंटल राइट नहीं। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 तो एक लाइन लिख के दे देता है, but Article 21 and Article 14, they are considered to be the reservoirs of our constitution. Reservoir means
जो कुछ बच गया उसमें डालते रहो सब कुछ. Why we are putting them in this? Because right to life and personal liberty is one thing that has been given to us. Right to live with human dignity, right to have livelihood. ये सब क्या है हमारे fundamental right है. Whether right to die is also a fundamental right? The answer is no. राइट टू डाई का क्या मतलब है? जैसे मुझे जीने का हक है वैसे ही मुझे मरने का भी हक है क्या? सेम नहीं. लेकिन इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज आल्सो गवर्न्ड बाय लाइक अस ह्यूमंस ओनली, तो इसके अंदर दो ड्रास्टिकली ऑपोजिट ओपिनियंस आए थे 2 सालों के अंदर. 1994 में लॉ आता है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें उन्होंने बोला कि राइट टू लाइफ एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू डाई एक ह्यूमनाइजिंग कंसेप्ट होना चाहिए. ह्यूमनाइजिंग कंसेप्ट मींस कि हमको इसकी जो सोच है वो इस तरीके से रखनी चाहिए कि अगर एक इंसान को जीने का हक है तो उस इंसान को मरने का भी हक है. और इसके कारण इन्होंने 1994 में आपका राइट टू डाई फंडामेंटल राइट कर दिया. और अगर वो फंडामेंटल राइट हो गया तो 309, 306 आईपीसी अबेटमेंट और अटेम्प्ट टू सुसाइड दिक्कत कर जाएगा. डायमेट्रिकली ऑपोजिट. देन सुप्रीम कोर्ट को लगा कि नहीं है तो हमने गलत कर दिया. फिर 1996 में एक लैंडमार्क जजमेंट आई. क्यों लैंडमार्क आई बच्चे? क्योंकि इसको ओवररूल किया ना हमने. उसमें लिखा राइट टू डाई इज नॉट इंक्लूडेड अंडर राइट टू लाइफ. देयर कैन नॉट बी एनी ह्यूमनाइजिंग कंसेप्ट जिसमें हम ये कहें कि एक एनोलॉजी ड्रॉ कर लें. एनोलॉजी मींस इंटर रिलेशन ड्रॉ कर लें कि अगर इसको जीने का हक है तो इसको मरने का भी हक है. ये हम नहीं कह सकते क्योंकि ना तो हमने अपनी लाइफ को चूज किया है, ये सब इट इज द क्रिएशन ऑफ द गॉड, और ना ही हम अपनी लाइफ को एंड कर सकते. These two landmark cases were, and we'll discuss in the constitution, that were P. Rathinam and Gyan Kaur's judgment. ठीक है. Coming back, यूथनेसिया का कंसेप्ट सुना होगा आपने. सुना है यूथनेसिया? किस किसने नहीं सुना यूथनेसिया? सुना है? Can you say anything? Yes, about euthanasia. Any idea? बैठ के आराम से. Be comfortable. Death procedure. Yes. यूथनेसिया का मतलब है, एज शी स्टेटेड, मर्सी के, दया मृत्यु. दया मृत्यु का मतलब है कि कोई एक ऐसा पर्सन एक वेजिटेटिव स्टेट में है जो सिर्फ और सिर्फ लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे है कि अगर मैंने वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम विड्रॉ किया तो वो मर जाएगा, उसके पास जीने का मतलब कोई चांसेस है ही नहीं रिकवरी के. तो ऐसे केसेस में आपके पैसिव यूथनेसिया को हमने अरुणा शॉनबैग के केस में अलाउ किया था 2011 सुप्रीम. This lady was in a vegetative state. She was a nurse in a hospital and she was raped by the compounder or maybe by the sweeper of that same hospital. She was in a vegetative state for a period of, I think, 42 or 47 years. And क्योंकि वो वहाँ की नर्स थी तो उसको हॉस्पिटल वाले वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे और 42 years तक without any chances of recovery she was lying on this bed. Then in this case this was developed कि आप ऐसे केसेस में अगर आप डॉक्टर्स की और जजेस की सलाह लोगे तो उसके बाद आप उनको विड्रॉ करा सकते हो लाइफ सपोर्ट सिस्टम से. लेकिन खुद उनको आप इंजेक्शन, जैसे इन्होंने बोला, उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगी, ये तब आप ऐसे नहीं दे सकते अनलेस एंड अंटिल यू टेक द परमिशन फ्रॉम द पैनल. दैट पैनल विल बी टू हाई कोर्ट जजेस प्लस 3 सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स. एक्टिव यूथनेसिया कि हम कह रहे हैं कि नहीं जी हमें मार दो, हमें पेन नहीं लेना, जैसे कुछ जगहों पे जैन धर्म में मैंने सुना है और धर्म में भी मैंने सुना है कि वो पेनलेस डेथ चाहते हैं कि इनकेस अगर ऐसा कुछ भी हो तो हमें सिर्फ डेथ चाहिए, हमें ये वेंटिलेशन और इस पे मत रखना. अगर ऐसा कुछ है तो एक्टिव यूथनेसिया व्हेन अ पर्सन इज एबल टू गिव कंसेंट दैट मे लीड टू मर्डर्स आल्सो. कि इस तरीके से आपका एक्सीडेंट हुआ है कि वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे जाएगा और उसने बोला था कि नहीं जी मुझे मत रखना, मेरा कल्चर अलाउ नहीं करता, तो उसको हम सपोर्ट से हटा देंगे. That may lead to certain crimes also, and that is why active euthanasia is not allowed in India. It is only the passive euthanasia which is allowed. Clear? Brief idea. यूथनेसिया के बाद आपके 2-3 चीजें हम और इसमें डिस्कस करेंगे. पहली चीज फंडामेंटल राइट्स में हम डिस्कस करेंगे जहां पे आपको डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की बात करनी है. अब डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एज यू ऑल नो केशवनंदन भारती के केस में लेट डाउन किया गया. केशवनंदन भारती की जो जजमेंट है वो 1973 में आई थी और अभी तक की हाईएस्ट जजेस की जजमेंट थी, 13 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच. जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की बात कर रहे हैं
तो 5 जजेस से ज्यादा या 5 होने चाहिए अगर एक बेंच को, एक जजेस के पैनल को हमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कहना है। पीबी इज डिवीजन बेंच जो 2 जजेस का होता है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इज 5, 7, एवरी ऑड नंबर, इवन नंबर्स नहीं होते, 7, 9, 11, 13 विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, क्योंकि अगर बच्चे डिवाइड कर दिया 2 से तो मेजोरिटी नहीं आ पाएगी। सो टू गेट द मेजोरिटी ओपिनियन हम इसको ऐसे 5, 7, 11 बनाते हैं, 3 में भी रखते हैं कई बार। Now, केशवचंद्र भारती से पहले बहुत सारे डिस्प्यूट थे रिगार्डिंग द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपने प्रियम्बल देखा अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, बहुत बड़ा है, देखा है आपने स्टार्टिंग में, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved इंडिया इनटू अ sovereign socialist secular democratic republic, है याद कुछ हल्का सा? देखा है कभी प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का? ये जो आपका प्रियम्बल है, अगर आपने पॉलिटी कभी पढ़ी हो या भी पढ़ाएंगे हम लोग आपको, ये आपके जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, हु वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू बाय द वे? जस्ट चेकिंग योर जीके फॉर अ व्हाइल। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वेरी गुड। सो ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिन्होंने 1930 के अंदर, क्योंकि 1930 में अगर आप कभी भी हिस्ट्री पढ़ी हो या इंडियन पॉलिटी पढ़ी हो आपने, तो हम लोगों ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज के लिए घोषणा कर दी थी, मीन द डिक्लेरेशन वाज मेड। और 1946 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था। उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को हमने इन वर्बाटम मींस वर्ड टू वर्ड एज इट इज, हमने उसको प्रियम्बल का हिस्सा बनाया, व्हिच मींस प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रियम्बल ऑफ अदर स्टैट्यूट्स। जितने भी आपके आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, योर कॉन्ट्रैक्ट, योर एविडेंस, इन सब के प्रियम्बल जो है ना बच्चे, वो एक लाइन में खत्म हो जाते हैं, वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट टू अमेंड, डिफाइन एंड कंसोलिडेट। लेकिन आपका जो प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है। ये एक नॉर्मल प्रियम्बल नहीं है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो रेजोल्यूशन लेना चाहते थे, जैसे आप हर बार न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हो, ऐसे इन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था कि हम इंडिया को आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या देखना चाहते हैं, क्योंकि 1947 में इंडिपेंडेंस आ गई थी आपको, 1947 का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था। इसको हमने इन वर्बाटम, अगेन आई एम एम्फसाइजिंग अपॉन दिस वर्ड, इट इज इन वर्बाटम मींस एज इट इज, एज इट इज हमने इसको इनकॉर्पोरेट किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जब हमने उसको कॉन्स्टिट्यूशन में रखा तो हमने ये बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, प्रियम्बल जो है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। क्यों हिस्सा नहीं है, अब इसको समझो। जब भी एक लॉ पास होता है, दोनों हाउसेस से अप्रूव होने के बाद प्रेसिडेंट के पास आता है, उससे असेंट लेता है, तब वो बिल एक्ट में बन जाता है, ठीक है? हर एक सेक्शन उसका, हर एक लॉ, उसके बाद हम प्रियम्बल अटैच कर देते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है आपके हर एक लॉ को पास कराने के लिए, कि लॉ के सेक्शंस को हम दोनों रीडिंग्स, 3 रीडिंग से गुजारेंगे, पहले इस हाउस से, फिर इस हाउस में कोई रिकमेंडेशन से, दोबारा इस हाउस से पास होने के बाद प्रेसिडेंट को अप्रूवल। जैसे ही वो अप्रूव हो जाएगा, वो एक्ट बन जाएगा। एक्ट बनने के बाद जब हमें उसे पब्लिश करना है, नोटिफिकेशन डालनी है, गैजेट में डालना है, तो हम एक लाइन लिख देंगे ऊपर, प्रियम्बल अटैच करते हैं। दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ पासिंग योर लॉस। अब इसके ऊपर एक डिस्प्यूट क्या उठा, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट, कि क्या प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सेम विद द प्रियम्बल ऑफ द अदर स्टैट्यूट्स। और अगर ये सेम है तो ऑब्वियसली ये 3 रीडिंग से तो नहीं गुजरा, क्योंकि ये तो बिल और एक्ट बनने के बाद हमने उसको अटैच किया ऊपर, तो ये हिस्सा नहीं बनता। क्योंकि बच्चे जितने भी आपके पुराने लॉज हैं, जितने भी लॉज हैं आपके अपार्ट फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें प्रियम्बल किसी भी जगह का हिस्सा नहीं। क्यों? क्योंकि प्रियम्बल कोई 3 रीडिंग से नहीं गुजरा और इसको हमने बाद में अटैच किया, सो इट नेवर बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लॉ, नॉर्मल प्रियम्बल ऑफ द एक्ट। सेम चीज इसके अंदर इस पे इशू उठा कि वेदर प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ केम योर रीबेरीबेरीज केस, 1960 सुप्रीम कोर्ट। 1960 सुप्रीम कोर्ट ने इंग्लिश केसेस देखे, क्योंकि तब हम इंग्लिश चीजों पे ज्यादा डिपेंडेंट थे, हम लोगों को इंडिपेंडेंट हुए हुए सिर्फ 10 साल हुए थे, एंड वी नीड टू फॉलो द अदर जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। तो इसके ऊपर इंग्लिश के केसेस देखे और केसेस देखे, और रीबेरीबेरी के केस। अब व्हाई इट इज वी आर रेफरिंग रीबेरीबेरी, व्हाई वी आर नॉट सेइंग वर्सेस सो एंड सो, बिकॉज़ ये रेफरेंशियल पर्पस था।
रेफरेंस के रूप में आया था, इसमें कोई पार्टी नहीं थी दूसरी, इसमें रेफरेंस के रूप में प्रेसिडेंट ने ये केस डाला। तो इन रिबेरी केस आपके सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन किया उसका सिनेरियो ऑफ द प्रियम्बल। जब सिनेरियो एग्जामिन किया तो उन्होंने ये पाया कि अगर हम इंग्लिश लॉ को भी देखें और हम पुराने अपने लॉज को भी देखें कि जितने भी लॉ के बाद हम प्रियम्बल अटैच करते हैं वो हिस्सा तो बनता ही नहीं है लॉ का, तो इसके हिसाब से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल भी हिस्सा नहीं होना चाहिए। एंड ऑन दैट बेसिस 1960 में इन्होंने बोला कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा आया। केशवंदन भारती, which is till now the most important judgment of the Indian Constitution। बहुत सारे कुछ इशू थे, एक इशू हम इसमें से अभी डिस्कस करें। इसके अंदर दोबारा से डिस्प्यूट उठा बच्चे, केशवंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 लैंडमार्क जजमेंट। इट सेड कि whether preamble is a part of the Indian Constitution, दोबारा से ये डिस्प्यूट आया। इसके अंदर इन्होंने इसको इलैबोरेटली डिस्कस किया, इसकी हिस्ट्री ट्रेस की। हिस्ट्री ट्रेस करने के बाद पता चला कि ये तो जी आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, जिसके कारण उन्होंने इसको पास कराया और ये तीनों रीडिंग से निकला है और उसके बाद ये प्रियम्बल जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना। When anything has been gone into the three readings and after that it has been approved by the president, they said in this case that it is the part of the Indian Constitution. Now the controversy is settled since 1973 that Indian preamble is a part of the Indian Constitution. This was one aspect. Second aspect, that when we do preamble we'll discuss because that's a technical aspect. आज आपको वो नहीं समझ में आएगा, ये समझ में आया। अगर आपसे अभी कुछ पूछते हैं कि क्या प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द आंसर शुड बी यस इट इज। बाय व्हिच केस? केशवंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। क्लियर यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आप कुछ ऐसा जो आपको समझ नहीं आ रहा या स्पीड इशू लग रही है? स्पीड ज्यादा तो नहीं लग रही है? अब एक और चीज कॉन्स्टी की, उसके बाद फिर आपको सीआरपीसी को ओवरव्यू। कॉन्स्टी में एक तो हमने बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन जो केशवंदन भारती के केस में हेल्ड हुई थी वो पढ़नी है, वो हम आराम से पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारे केसेस हैं, ठीक है। दूसरी चीज अभी हमने प्रियम्बल के रिगार्डिंग पढ़ा। प्रियम्बल के साथ साथ इसमें बहुत सारी डॉक्ट्रिन्स हैं आपके बच्चे, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ स्फीयरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, वो भी हमें पढ़ना है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, कलरेबल लेजिस्लेशन। ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए रेलेवेंट नहीं है आपके, ये आपके फर्दर और लॉज के लिए भी रेलेवेंट है, क्योंकि जब हम डॉक्ट्रिन ऑफ स्फीयरेबिलिटी पढ़ेंगे तो वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में काम नहीं आएगी, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में भी काम आएगी, वो आपके एसआरए में भी काम आएगी, वो सब जगहों पे काम आएगी। तो ऐसी डॉक्ट्रिन्स में हमें जाना। दूसरी चीज, यहाँ पे आपके 3 ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट। डू यू नो व्हाट आर द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ देम रिस्पेक्टिवली? लेजिस्लेचर का क्या फंक्शन है? टू मेक लॉज। एग्जीक्यूटिव का टू इम्प्लीमेंट द लॉज, एंड जुडिशरी का और टू इंटरप्रेट द लॉज। ठीक है। क्या लेजिस्लेचर जुडिशरी के फंक्शंस कर सकता है और क्या जुडिशरी लेजिस्लेचर के फंक्शंस कर सकती है? वेरी गुड, यस, वेरी राइट। इन्होंने और उन्होंने तो डॉक्ट्रिन्स बोली, चेक्स एंड बैलेंसेस की एंड डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की। ये चीज आर्टिकल 50 में एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड है, सेपरेशन ऑफ, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव है फ्रॉम द जुडिशरी। अब आपको ध्यान होगा हमारे यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है वो कोलिजियम सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट है कोलिजियम सिस्टम। कोलिजियम सिस्टम समझते हो? कोलिजियम सिस्टम का मतलब कि जब एक सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट होनी है एज ए सुप्रीम कोर्ट जज, देन उस पर्सन के लिए हमें आपके सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस की एक कोलिजियम बनेगा, एक ग्रुप बनेगा, कमेटी बनेगी, और वो अगर अप्रूव करेंगे कि किस किस को अब सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करना है, वो एलिवेट करेंगे। उसको हम बोलते हैं कोलिजियम सिस्टम।
ये जो कोलिजियम सिस्टम है इसमें 2014 के आसपास, क्योंकि सिंस द बिगिनिंग चलता आ रहा है 1950 से, 2014 में लॉ मिनिस्ट्री ने क्या बोला? लॉ मिनिस्ट्री ने कहा कि काम करेंगे कि कोलिजियम सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ जजेस नहीं रहेंगे, लॉ मिनिस्टर भी रहेगा और लॉ मिनिस्टर के साथ उनके सेक्रेटरीज भी रहेंगे। कहीं ना कहीं पे लॉ मिनिस्टर और सेक्रेटरीज एग्जीक्यूटिव का हिस्सा माना जाते हैं कि नहीं? है ना? लॉ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव है आपका, एग्जीक्यूटिव पार्ट फंक्शन का। इस चीज को चैलेंज किया गया 2015 में सुप्रीम कोर्ट में। जब इसको माइन्यूटली देखा गया कि वाकई में अगर हम नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन ले आएंगे, जिसको हम पॉपुलरली कहते हैं एनजैक ले आएंगे, अगर वो एनजैक आ गया तो कहीं ना कहीं पे जुडिशरी में एग्जीक्यूटिव की इंटरफेरेंस आ गई, और जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 50 वो तो वायलेट हो रहा है डायरेक्टली, क्योंकि वो कहता है सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी। तो इसके ऊपर आपके उस टाइम के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जस्टिस कहर, ठीक है, खैर और कहर जो भी आप उनको बोलना चाहें। देन उसके अंदर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के हिसाब से आपके आर्टिकल 124 ए को, कैपिटल ए को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। एंड द सोल रीजन दैट वाज गिवन was that it violates your directive principle of state policy. That means you should be separated from the executive. Judiciary, legislature and executive, they are governed by their own theory of mutual restraint. Mutual restraint here means mutually आप लोग अपने ही स्फीयर में फंक्शन करोगे, restrained हो, you cannot encroach upon the other rights. That another theory is named as doctrine of mutual restraint or self-restraint. As they stated, that is separation of power as well as checks and balances. Is it clear? आ रहा है समझ में? पक्का? Next up CRPC का overview. ये जो subjects का overview था आज? CRPC, as you all know, it's a procedural law, and that too, it is a criminal procedure code. क्रिमिनल लॉ के लिए एप्लीकेबल। आईपीसी में कोई ऑफेंस किया है, उसके लिए कहाँ ट्रायल होगा, वो कहाँ प्रोवाइडेड है? सीआरपीसी में प्रोवाइडेड। जो प्रोसीजर है कि सपोज एक ऑफेंस कमिट हुआ है, उसका प्रोसीजर कि किसने इन्फॉर्मेशन देनी है, किसको इन्फॉर्मेशन देनी है, जब उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो वो पर्सन कहाँ जाएगा, कैसे इन्फॉर्म करेगा इलाका मैजिस्ट्रेट को, ये सारा प्रोसीजर आपके सीआरपीसी में दे रखा है। इसके लिए हम जब सीआरपीसी स्टार्ट करेंगे तो उसमें ब्रॉड स्टेजेस पढ़ते हैं। सीपीसी और सीआरपीसी दोनों की ब्रॉड स्टेजेस हैं जो सीक्वेंस चलती है। उससे पहले आपको ये समझना है दैट अ पर्सन हु इज कमिटिंग अ क्राइम, that crime has been committed by him, then whether and where he will be made punishable and where his trial will be conducted. क्योंकि ट्रायल भी तो देखोगे ना आप, अगर आज ऑफेंस यहाँ पे चंडीगढ़ में हुआ है तो आपको ये देखना है कि उसका ट्रायल जो है वो चंडीगढ़ में चलेगा, किसके पास चलेगा, उसके लिए सीआरपीसी में पीछे शेड्यूल दे रखा है। शेड्यूल के हिसाब से बताते हैं कि जो भी नेचर ऑफ क्राइम है उसके हिसाब से आपको मैजिस्ट्रेट को डेजिग्नेट किया जाए, ठीक है। अब कौन सा मैजिस्ट्रेट कौन सा केस कंडक्ट करवाएगा वो कहाँ लिखा है? शेड्यूल। थेफ्ट का केस है, चोरी का केस है, चोरी चकारी का केस है, देन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास करेगा, जिसके लिए आप एस्पायर कर रहे हो आज बनने के लिए। अगर वो मर्डर का केस है, रेप का केस है, तो डायरेक्टली कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करेगा, उसको हायरार्की वाइज ऊपर वाला कोर्ट करेगा, क्योंकि निचले कोर्ट के पास हमने पावर नहीं दी। अब एक nominal सा question, do you find any difference between a judge and a magistrate, or are they the same things? Is there any difference between judge and a magistrate, and if yes, how? If no, how? थोड़ा सा इंटरैक्टिव बनाने की कोशिश करो क्लास को। तो जजेस एंड मैजिस्ट्रेट सेम, मतलब क्रिमिनल ट्रायल में आप जज को एक थेफ्ट का केस कर सकते हो, सेशन जज ही तो होता है वो भी, और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ही होता है वो भी। फिर बताओ क्या डिफरेंस है?
The hierarchy under the CRPC that you are talking about is one thing, but when I am asking a difference, जज और मैजिस्ट्रेट, क्योंकि बच्चे सीआरपीसी में इसको मैजिस्ट्रेट बोलते हैं, सीपीसी में इसको जज बोलते हैं। अगर आपको ध्यान हो, आपकी डेजिग्नेशन जो आएगी ना जब आप बनोगे, इट इज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कम सिविल जज जूनियर डिवीजन। सो फॉर सिविल जजेस इट इज फॉर द सिविल मैटर्स एंड मैजिस्ट्रेट्स फॉर द क्रिमिनल मैटर। एंड गलती से अगर इंटरव्यू में आपसे उन्होंने कोई प्रोविजन पूछा है जज के रिगार्डिंग, सीआरपीसी मत बोलते हैं ना, वो सीपीसी के रिगार्डिंग पूछना चाहते हैं, वहीं पे आपके मार्क्स नेगेटिव चले जाएंगे। और अगर उन्होंने पूछा है क्या ना मैजिस्ट्रेट ऑर्डर और आप सीपीसी बता रहे हो, तो वहां पे भी गलत हो जाओगे, क्योंकि मैजिस्ट्रेट का मतलब ऑटोमेटिकली जब एक एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, वो क्रिमिनल लॉ की बात कर रहा है, और जहां पे उसने पूछ लिया आपके जज का, वो सिविल लॉ की बात कर रहा है। ऐसे ही बच्चे डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज होता है, एक ही पर्सन होता है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होता है वो लिखा हुआ। डिस्ट्रिक्ट मींस फॉर सिविल मैटर्स, सेशन मींस फॉर क्रिमिनल मैटर्स। ये ध्यान रखिएगा, ये चीज चाहो तो अभी लिख लो अपने रजिस्टर्स में, भूलना मत इस चीज को कभी भी लाइफ लॉन्ग। याद रहेगा वो हमेशा, अगर कोई भी पूछता है तो जज फॉर एंड मैजिस्ट्रेट फॉर, डिस्ट्रिक्ट जजेस फॉर, सेशन जज। हायरार्की पता है आप लोगों को? आप लोग कौन सी पोस्ट के लिए एस्पायर कर रहे हो, क्या बनना चाहते हो अभी के लिए आप? जेएमआईसी एंड सिविल जज जूनियर डिवीजन, ठीक है। इसके बाद प्रमोशंस पे कहाँ जाओगे? सीजीएम बनोगे। हायरार्की पता है कोर्ट्स की? कोर्ट्स देखे हैं कभी इंटर्नशिप के टाइम पे? नहीं देखे कोर्ट्स, इंटर्नशिप में भी नहीं देखे। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अ लीगल बैकग्राउंड? अब थोड़ा सा इंटरैक्टिव रखती हूँ इसको। किसी का लीगल बैकग्राउंड, किसी के पेरेंट्स, किसी के ग्रैंड पेरेंट्स, किसी के रिलेटिव्स वकील हों? बस एक। लॉ कैसे लिया फिर? फोर्सफुल, just wanted to do some professional degree and that is what you opted for है? Seriously? ठीक है, अब वो कैसी लग रही है आपको प्रोफेशनल डिग्री? प्रैक्टिस आप जाते हो कि नहीं अभी? कहाँ से हैं आप लोग? अब थोड़ा थोड़ा मैं पूछ लूँ, फिर उसके बाद दोबारा वापस आएंगे। नाम? प्रतीक। कहाँ से हो? ध्यान। क्या बात है, हाँ जी। नेम? वात्सवी? वासवी? शिमला? एचपी? रेनू? हिमाचल? इंडा? इंदरगढ़ हरियाणा? Oh, majority of you are from Himachal. Just because Himachal is coming with a bang after so many years, उसके लिए preparation कर रहे हो? हिमाचल स्टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो? देन आई मस्ट टेल यू, थोड़े से लेट हो आप, क्योंकि मार्च में नोटिफिकेशन निकल जाएगी आपकी। और दूसरी चीज मैं आपको और बता दूं, उसके लिए आपको लोकल लॉज में मेहनत खुद मारनी पड़ेगी। ऑल वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट, ये सब आपको खुद पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि अगर ये नहीं पढ़ पाए तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एक तो निकलती सीट्स बहुत कम है हिमाचल की, उसके बाद आप लोगों की तैयारी। तो आप लोग तो लेट हो, जिन्होंने इस बार हिमाचल के एग्जाम देने का सोचा है तो थोड़े लेट हो, ठीक है। बाकी सब ऑन टाइम है। पंजाब अभी दे रहे हो आप? ठीक है, फिर देन यू आर ऑन ट्रैक, बट यू पीपल आर वेरी लेट। तो लक्ष्य एंड प्रतीक का तो अभी टाइम है, 1 साल बड़ा है अप्रोक्सीमेटली। चलो, आपने पंजाब देना, बाकी हिमाचल वालों को कोई और स्टेट नहीं देनी, हरियाणा देनी है और दिल्ली। वेरी गुड। हिमाचल बस। बाकी स्टेट्स का नाम क्यों नहीं लेते आप लोग? लाइक एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, व्हाई नॉट?
Just need to know out of general curiosity. यूपी में आता है बच्चों, एमपी में नहीं आता. एमपी इज वेरी इजी. एमपी में नहीं आता, यूपी में आता है. यूपी में देयर इज 150 मार्क्स फॉर जनरल स्टडीज. एक डिफरेंट पेपर आता है. व्हाट अबाउट गर्ल्स? ओनली हिमाचल एंड पंजाब ओनली. राजस्थान, राजस्थान के लिए ऑन टाइम हो तो ठीक है, वो आने वाला है बस थोड़ा टाइम तक. बट देन उसके लिए प्रेपरेशन अच्छी सी करनी पड़ेगी. ओनली हिमाचल. मतलब ये वाला भरना है कि नहीं भरना है? अच्छा, you have a time, then you are also not late. Only these 4 are very late for Himachal only. चलिए, coming back. अगर इंटरेक्टिव नहीं रखेंगे ना तो बीच बीच में आपका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा, और अगर इंटरेस्ट लूज हुआ तो आप 1.5 घंटे में यूटिलाइज नहीं कर पाओगे अपना टाइम. दिस इज द रीजन. कुछ नए हो ना आप, जब आप पुराने वालों के साथ मिलोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा वो कितना बोलते हैं इस टाइम पे. जब आए थे आपकी तरह थे, आपको 2-3 महीने हो जाने दो अकेडमी में, तो पता चल जाएगा कि आप और उनमें कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर. कमिंग बैक टू ऑनलाइन स्टूडेंट, समझ में आ रहा है यहाँ तक? सॉरी, आई फॉरगॉट टू आस्क यू पीपल. यस मैम. ऋषिका, रितिका, प्रगति, नेहा, भारवी, आकांक्षा, सत्या, रेस्ट आई कांट सी. ठीक है जी. नाउ कमिंग टू सीआरपीसी, इनकी हायरार्की सुनते हैं आप कोर्ट्स की. सबसे ऊपर वाला कोर्ट कौन सा होता है? सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट्स, उसके नीचे सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज सेम, देन उसके नीचे एडिशनल सेशन जजेस एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस. ठीक है, एडीजेस जिसे हम बोलते हैं, जिनकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होती है. एडीजेस के बाद सीजीएम, सीजीएम के बाद फर्स्ट क्लास और सिविल जज जूनियर डिवीजन. ठीक है, सीजीएम को हम सिविल जज सीनियर डिवीजन. ठीक है जी. चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, जहां पे आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया है, सिटी है, वहां पे उसी पर्टिकुलर पर्सन को हम मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट बोलते हैं. ठीक है जी, तो वो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कहलाता है. मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के लिए 10 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर एरिया में होनी चाहिए, जैसे पुणे है, आपका दिल्ली है, ये सब मेट्रो सिटीज हैं आपकी. तो मेट्रो सिटीज में आपके जो मैजिस्ट्रेट डेजिग्नेट होंगे वो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स कहलाएंगे. ठीक है, अब इनके कुछ कुछ पावर्स भी दे रखी हैं कि एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को कितनी पावर है, वो कौन कौन से मैटर को ट्राई कर सकता है, प्लस कौन कौन से मैटर में पनिशमेंट कितनी दे सकता है. 3 तरीके से चीजें बनती हैं आपकी. कॉम्पिटेंसी टू टेक कॉग्निजेंस, सबसे पहले आता है टू ट्राई, टू पनिश एंड टू टेक कॉग्निजेंस. ये 3 अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करो. ट्रायबिलिटी जो आपके शेड्यूल में पीछे प्रोवाइडेड है, अगर आपके पास सीआरपीसी के बैरक्स हो तो पीछे चेक करके देखना, पीछे शेड्यूल दिया हुआ, उस शेड्यूल में लिखा है थेफ्ट ट्रायबल बाय एनी मैजिस्ट्रेट. एनी मैजिस्ट्रेट मींस सीक्वेंस क्या थी हमारी, सबसे नीचे जेएमआईसी था, तो ये कोर्ट ऑफ फर्स्ट ओरिजिनल जुरिसडिक्शन बनेगा, ये करेगा, ये यही है प्रतीक पीछे वाला. वही देखो, इसमें कोई भी एक रैंडम प्रोविजन निकाल लो, उस रैंडम प्रोविजन में राइट साइड पे बिल्कुल एक्सट्रीम एंड में लिखा गया होगा, हाँ जी यही है, उसमें लिखा गया होगा या तो एनी मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट ऑफ सेशन. ठीक है, एग्जाम्पल दी थी with regard to section 378, it can be tried by judicial magistrate first class. If it is about section 302 of the IPC, it is to be tried by COS here is court of session. कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करें. ठीक है, विच मीन्स ट्राइबिलिटी एज पर शेड्यूल देखें. पनिशमेंट के लिए मुझे सेक्शंस 28, 29 सीआरपीसी देखना पड़ेगा, क्योंकि जेएमआईसी 3 साल की सजा दे सकता है, सीजेएम 7 साल की सजा दे सकता है, एडिशनल
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और कोर्ट ऑफ सेशन कितना भी दे सकते हैं। असिस्टेंट सेशन जज 10 साल की सजा दे सकता है। आपका कोर्ट ऑफ सेशन डेथ सेंटेंस भी दे सकता है, बट फॉर दैट डेथ सेंटेंस कन्फर्मेशन बाय द हाई कोर्ट इज मस्ट। मतलब अगर कोर्ट ऑफ सेशन ने 10 साल डेथ सेंटेंस दी है तो फिर उसके लिए हाई कोर्ट से कन्फर्मेशन लेनी पड़ेगी। हाई कोर्ट एनी सेंटेंस एंड योर सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोर्स एनी सेंटेंस। तो पनिशमेंट का क्या मतलब है यहाँ पे? एक तो कॉम्पिटेंसी है ट्राई करने के लिए, जेएमआईसी के पास वो कॉम्पिटेंसी है ये मैटर ट्राई करने के लिए, ठीक। ये मैटर के लिए कॉम्पिटेंसी किसके पास है? कोर्ट ऑफ सेशन के पास। कोर्ट ऑफ सेशन के पास सेंटेंसिंग पावर क्या है? एनी सेंटेंस। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास कौन सी पावर है? 3 years, ठीक। ऐसे ही इससे ऊपर जाओगे सीजीएम के पास 7 years, इससे ऊपर जाओगे असिस्टेंट सेशन जज पे 10 years, एडीजे और आपके सेशन जज जो हैं इनके एनी sentence includes death sentence also, but with this is subject to confirmation by the high court। तो यहाँ पे कन्फर्मेशन आपको करनी पड़ेगी। इससे ऊपर जाओगे नो कन्फर्मेशन इज रिक्वायर्ड। हाई कोर्ट और आपके सुप्रीम कोर्ट कोई भी सेंटेंस किसी भी सेंटेंस को कभी भी पास कर सकते। तो एक कॉम्पिटेंसी ये, एक कॉम्पिटेंसी ये, एक कॉम्पिटेंसी ये जो 190 सीआरपीसी बताता है। ये सब सीआरपीसी के सेक्शंस हैं। 190 कहता है एक मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कॉग्निजेंस ले सकता है। कॉग्निजेंस का मतलब क्या है? यहाँ पे आप लोग बहुत बार पढ़ते भी होंगे। कॉग्निजेंस मींस अप्लाइंग योर जुडिशियल प्रूडेंस। हम लोग अभी जज नहीं बने तो हम लोग एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस अप्लाई करते हैं। आप पढ़ते हो ना एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन टेस्ट। वो क्या है कि एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक पर्सन कैसे बिहेव करता, अगर मैंने भी वैसे बिहेव किया तो वो एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन टेस्ट। जुडिशियल प्रूडेंस क्या है? हर एक मैटर कितना भी हीनियस क्राइम क्यों ना हो, चाहे वो रेप है, चाहे वो मर्डर है, चाहे वो कोई भी, जैसे ही पुलिस या तो पेट्रोलिंग पे थी या वहां से इंफॉर्मेशन आपके एसएचओ के पास आई थाने में, थाने वाला क्या करेगा? सीधा अपने इलाका मैजिस्ट्रेट को, इलाका मैजिस्ट्रेट मींस आपके बहुत सारे जजेस हैं एक डिस्ट्रिक्ट में और उस डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे पुलिस स्टेशंस बने हुए हैं, थाने बने हुए हैं अलग अलग। हर एक थाने का एक पर्टिकुलर इलाका मैजिस्ट्रेट है। जैसे 36 का अलग रहेगा, मोहाली में बहुत सारे पीएस होंगे और इलाका मैजिस्ट्रेट्स अलग होते हैं आपके। सेम रूल्स अप्लाई एवरीवेयर इन इंडिया। तो अगर एक जगह पे बहुत सारे, एक सपोज करो दिस इज वन डिस्ट्रिक्ट और जितने तुम लोग बैठे हो यू आर ऑल इलाका मैजिस्ट्रेट्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, जहां पे पुलिस स्टेशन कंफर्म्ड है कि ये पुलिस थाने के ये मैडम है, इनके ये वाले। तो जैसे जैसे ये सब कुछ किया तो हम वहां पे इन्फॉर्म करेंगे इलाका मैजिस्ट्रेट को। बाय चांस इलाका मैजिस्ट्रेट नहीं है, किसी भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को कि ऐसे ऐसे क्राइम कमिट हुआ, तो जब वो वहां पे इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे अपनी प्रूडेंस लगाएंगे। इसको कहते हैं कॉग्निजेंस हैज बीन टेकन। ये कॉग्निजेंस सीरियस से सीरियस क्राइम्स में भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ही लेता है। चाहे वो निर्भया का केस हो, अगर आपको ध्यान हो तो दिल्ली में जब ये केस हुआ था निर्भया वाला, उस टाइम पे आपकी लेडी जज थी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उन्होंने कॉग्निजेंस ली थी कि हाँ जी ऐसे ऐसे ये हीनियस क्राइम कमिट हुआ है। द मोमेंट उन्होंने अपनी जुडिशियल माइंड लगवाई थी, बच्चे क्योंकि ये इंक्वायरी स्टेज में आ जाता है, समझाऊंगी इंक्वायरी स्टेज कौन सी है। जैसे ही इन्होंने कॉग्निजेंस ली, ये डायरेक्टली मैटर किसको रेफर करेंगे? क्योंकि 302 और 376 का मैटर, 376 रेप का मैटर इज एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। कैन शी who has taken the cognizance, who had taken the cognizance, JMIC could have tried that matter? The answer is no, she could not. Why? Because she is incompetent to try that matter. अब आ जाओ इसके अंदर स्टेजेस। सबसे पहली स्टेज होती है इन्वेस्टिगेशन, और इसको कैसे हम पढ़ते हैं इसको ध्यान से यहाँ देखना। ये इन्वेस्टिगेशन है, ठीक। ये वाला पूरा इन्वेस्टिगेशन है। 173 की रिपोर्ट आ जाती है, इन्वेस्टिगेशन खत्म, ऑटोमेटिकली यहाँ से स्टेज चल जाती है इंक्वायरी की। इंक्वायरी यहाँ पे खत्म होती है। ये पूरी इंक्वायरी है। इंक्वायरी में सबसे पहला काम ही मैजिस्ट्रेट का 190 का होता है और इंक्वायरी खत्म होती है चार्ज फ्रेमिंग पे, और चार्ज फ्रेमिंग से और प्ली ऑफ गिल्ट से आपका ट्रायल शुरू हो जाता है। ये तीनों स्टेजेस ऐसे ही चलेंगी हमेशा। ऐसा नहीं हो सकता कि इन्वेस्टिगेशन करी नहीं है आपने और सीधा आपने ट्रायल शुरू कर दिया,
नो, दैट कैन नॉट बी डन, क्योंकि जब तक पुलिस की रिपोर्ट नहीं है या कंप्लेंट की रिपोर्ट नहीं है हमारे पास, हम ट्रायल में करेंगे क्या? सो फॉर दिस ट्रायल बिकम्स इंपॉर्टेंट, लेकिन ये तीनों स्टेजेस ऐसे ओवरलैप करते हैं। तो इंक्वायरी स्टेज मिडिल वाली स्टेज है, इन्वेस्टिगेशन के बाद है, तो 190 कहाँ लग रहा है? इन्वेस्टिगेशन के बाद लग रहा है। ये सारी चीज, ये पनिश वाला कहाँ पे है? ट्रायल का मैटर है। ट्रायबिलिटी कहाँ पे आएगी? ऑफ कोर्स यहाँ पे आएगी कि ट्रायबिलिटी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? एसएचओ करता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर, एंड उसके साथ साथ आईओ कहलाते हैं वो, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। क्लियर अबाउट दिस ऑल्सो? तो इस तरीके से आपकी तीन कॉम्पिटेंसी है। जरूरी नहीं है कि जेएमआईसी जो कॉग्निजेंस लेने के लिए कॉम्पिटेंट है वो यहाँ पे ये मैटर भी ट्राई कर सके और वो पनिशमेंट भी दे सके। अगर उसको लगता है बच्चे कि कॉम्पिटेंट तो मैं हूं ट्राई करने के लिए, जैसे मैटर है आपका थेफ्ट का, लेकिन इसमें सजा उसको लगता है कि 3 साल तो बहुत कम लग रही है, अब जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ सेंटेंस वो क्या करेगा? वो अपना केस ऊपर वाले को ट्रांसफर करेगा। इस ट्रांसफर को हम सबमिशन बोलते हैं। इस सीआरपीसी में ट्रांसफर वर्ड के 3 डिफरेंट मीनिंग्स हैं। पहला मेकिंग ओवर, सेकंड सबमिशन, थर्ड कमिटल। Making over means from one equal cadre judge transfer to another equal cadre judge. JMIC 1 से JMIC 1 पे ही जाना है, आपस में इक्वली है ये, तो ये ट्रांसफर ही हुआ, लेकिन इसको बोलते क्या है? मेकिंग ओवर। या जब सीजीएम ने निचले कोर्ट को भेजना है तो ऑर्डर के रूप में भेजता है ना, वो रिक्वेस्ट के रूप में नहीं भेजता, मेकिंग ओवर। लेकिन निचले ने ऊपर भेजना है, रिक्वेस्ट सबमिशन। सबमिशन बाय वर्ड इटसेल्फ डिनोट्स एंड कनोट्स कि ये थोड़ा हम्बल वे है डील करने का, ट्रांसफर करने का। कमिटल कब होगा? जब निर्भया के केस में उस लेडी जज ने कॉग्निजेंस लिया था, लेकिन उसको मैटर तो ट्रांसफर करना था। शी वाज नॉट कॉम्पिटेंट टू ट्राई। हु वाज कॉम्पिटेंट टू ट्राई? कोर्ट ऑफ सेशन, and thereby when the matter from the judicial magistrate first class will be transferred to the court of session, it is known as committal proceedings. ये तब समझ में आएगा जब आप सीआरपीसी को इन डिटेल जब हम शुरू करेंगे तब पढ़ेंगे। अभी तो ओवरव्यू दिया था। मेकिंग ओवर again transfer, submission also transfer, committal also transfer, but the only difference is that these transfers have been made to different courts. Clear? थोड़ा 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 इशू है, बताएं। ट्रांसफर को नाम दिए हैं हमने सीआरपीसी में 3 तरीके के। अगर आप जेएमआईसी हो, आपने दूसरे जेएमआईसी को ट्रांसफर करना है, तो उस ट्रांसफर को हम मेकिंग ओवर बोलते हैं, नाम मेकिंग ओवर है। अगर आपके सीजीएम को आपने ट्रांसफर करना है क्योंकि वो आपसे सीनियर है, तो रिक्वेस्ट के रूप में उस ट्रांसफर को हम सबमिशन बोलते हैं कि जी हमने सबमिट कर दिया जनाब आपको। एंड अगर वही मैटर सेम कमिटल प्रोसीडिंग्स में, मतलब कोर्ट ऑफ सेशन ने ट्राई करना है, उसकी एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन है कोर्ट ऑफ सेशन की, तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास उसको ट्रांसफर करेगा और उस ट्रांसफर को बोलते हैं कमिटल प्रोसीडिंग्स। ठीक है जी, समझ में आया यहां तक? एनी डाउट्स? देखो कोई डाउट्स नहीं है तो मैं पूछूंगी फिर तुम लोग कुछ। Either you ask something. Any doubt regarding law? Not regarding judiciary. चलो चुप चुप हो, लॉ सोच समझ के ही लिया था ना। लॉ प्रोफेशन इटसेल्फ डिमार्केट्स कि एक पर्सन जो है वो चुप तो नहीं रह सकता। कॉलेज में तो चुप नहीं रहते हो लक्ष्य, नहीं रहते थे, तो फिर यहाँ पे क्यों चुप हो? फर्स्ट डे है ना, ट्रांसफर करता है वो बच्चे, वो जो ट्रांसफर आएगी उसको आप मेकिंग ओवर भी बोल सकते हो। कमिटल का मतलब है कोर्ट ऑफ सेशन एक्सक्लूसिव ट्राइबिलिटी, देन इट इज कमिटल। या तो 209 में जाएगा या ऑट टू बी ट्राइड है 323 उसमें जाएगा, वो अलग है। रजत कुछ समझ में आया? पक्का? कुछ अलग लगा जो आपने लॉ में पढ़ा या आप जो बुक से पढ़ते हो उससे कुछ अलग लगा? बी ऑनेस्ट, नहीं लगा? ठीक है। औरों को लॉ कहाँ से चल रही है? शिमला? ओके, आई थॉट पीयू। पीयू वाला, ठीक है।
बाकी लोगों ने 5 years लॉ किया कि 3 years? That I asked to forgot. 3 years, 5 years. So, do you find any difference between 5 and 3 years? क्या? मतलब बहुत हेक्टिक है? वो तो अब 3 years में भी हो गया बच्चा. 3 years में भी प्रेजेंटेशंस मांगते हैं वो. पहले इट वाज वेरी इजी, बट अभी तो प्रेजेंटेशंस हैं, 75% अटेंडेंस, ये सब क्राइटेरिया रहता है. हाँ. यस. सो आई थिंक आफ्टर 3 years ऑफ योर कंप्लीशन ऑफ योर लॉ, तो आप लोगों को भी किसी को लगा था कि गलती कर दी लॉ करके? नहीं लगा अभी तक किसी को? कोई नहीं, थोड़ा टाइम दो. ठीक है. पंजाब यूनिवर्सिटी. 3 years law. Then my PhD is also from PU itself. मुझे मेरा पता है आप लोगों को कौन हूँ मैं? यहाँ पे पता वैसे ना. How do you pronounce my name? Someone else might have pronounced in some other way. Anyone? No? Yes, it is Kanupriya. Some people actually pronounce it, mispronounce it rather. Why this doctor has been attached? Prefixed rather. Only because of PhD, or maybe I have done my medicals also. Eh? Medical and then judiciary, this law. है ना? No, it's all because of PhD. Just on a lighter note, I was asking and introducing this thing, whether you are satisfied with the introductory lecture. Sure. कोई questions नहीं है आप लोगों की तरफ से फिर? नहीं है कोई questions? हरियाणा में इस बार आपको क्या लगा कि कहाँ पे आपने लैग किया था? How do you get to know about this institute in Chandigarh? Okay. Why not in Delhi? Why in Chandigarh? The majority of the students are preferring Chandigarh, which is a good thing. I'm just asking on another aspect. Delhi, why not Delhi? Is very much, and after that Abhi sir ने offline शुरू किया, नहीं तो पहले it was all online, and the strength is a lot, बहुत ज़्यादा strength है. There are just two, and out of that Rahul is best. Resilience is history. Yes, it's jurist. Jurist or maybe something is 24. He's in 20. Acha. Yeah, okay, fine. He has changed his name. Earlier he was associated with jurist. He's the only. I think time duration will be much. Or he completes it within 11. Just a second. ठीक है. चलिए, with this I am ending the session now, and अब आपकी orientation दूसरी होगी, and teachers will be taking up that. ठीक है. All the best.